वो बात किया था किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि किसी भी चार्ज के या सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन जिस रीजन में कोई भी चार्ज क्या कर सके, फोर्स लगा सके। कहीं पर स्ट्रांग फोर्स लगाएगा, कहीं पर वीक फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे दूर जाते जाते थे आर का वैल्यू बढ़ता था और फोर्स का वैल्यू क्या होता जाता था। तो इस टर्म को डिफाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म लाया था क्या, जिसका नाम था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसमें क्यू नॉट के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, कि ये जो आपका क्यू नॉट होगा, ये जो आपका क्यू नॉट होगा, ये क्यू नॉट क्या था, क्यू नॉट था आपका एक टेस्ट चार्ज, जिस टेस्ट चार्ज के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था, कि ये बहुत छोटा होना चाहिए और छोटा होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई थी। इसके बाद मैंने आपको बोला था क्या, कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम लोग यूनिट का बात करें, तो देखो भाई कि किसी भी चीज का यूनिट, जो लेफ्ट साइड का यूनिट होगा वही किसका, राइट साइड का यूनिट होगा। तो लेफ्ट साइड का यूनिट हमको पता नहीं है, लेकिन राइट साइड में फोर्स का यूनिट हमको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, और चार्ज का भी यूनिट हमको क्या है, पता है कि कूलम। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या लिखते थे, न्यूटन पर। अगर हमको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होता था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, जो कि ml(t-2) होता था, और नीचे चार्ज का डायमेंशन 80 होता था। इसी को सॉल्व करके लिखते थे। इसके बाद की जो बात आई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये है आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स और चार्ज दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से मिलके बना है। मैंने आपको वेक्टर पढ़ाते टाइम बोला हुआ है कि जब किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, तो ऊपर फोर्स है वेक्टर और नीचे चार्ज है क्या, स्केलर। तो दोनों में से कोई एक वेक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वेक्टर होगा। और ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वेक्टर है तो ये 1/q0 टाइम्स इसको f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब चार्ज स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, फोर्स वेक्टर है, तो किसी वेक्टर में किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके केवल मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आता है। ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया हुआ है। और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर हम लोग ये भी बात पिछले दिन मेंशन किए थे क्या, कि जो आपका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है सो क्या होगा, ये जो होगा ये कैसा होगा, तो सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। और मैंने आपको बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। और नेगेटिव चार्ज के कारण मैंने आपको क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था। क्यों, कि मैं बोला था आपको क्या, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करिए, अपने पॉकेट में टेस्ट चार्ज रखिए। जो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को रखिएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर रखेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q0 पर जो है सो ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा किधर की तरफ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम यहां पर रखते हैं प्लस Q0 को, तो ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा अंदर के तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर के तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर, अंदर के तरफ। इतने बातों पर चर्चा किए थे। फिर मैंने आपको क्या बोला था, कि अगर कोई चार्ज है अपने पास प्लस Q, और इस प्लस Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो P पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या निकाला था, F बाई कितना, Q0 था। और फोर्स निकालने की बात थी तो क्या करते, यहां पर पॉइंट चार्ज रखते, और पॉइंट चार्ज रखते तो मान लो कि फोर्स लगाता कितना, F। तो फोर्स निकालने के लिए कूलॉम्स लॉ का यूज किया था। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना, R²। और इसी में हम लोगों ने Q0 से जब डिवाइड किया, तो Q0 से जब डिवाइड किया तो F के जगह पर लिखेंगे 1/4πε0 Q0 बाई कितना, R², और इंटू इसमें Q0 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। Q0 से Q0 कैंसिल हुआ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना आया था, 1/4πε0 Q बाई कितना,
आर स्क्वायर, इतने चीजों का हम लोगों ने जिक्र किया था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी था, तो फोर्स के लिए हम लोगों ने एक कूलॉम्स लॉ ये सिंपल सा पढ़ा था कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ भी पढ़ा था। इसी तरीके से देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसका भी कुछ ना कुछ वेक्टर फॉर्म होता होगा, और इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म किस सिलसिले में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के सिलसिले में। ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, फोर्स का वेक्टर फॉर्म पूछ दिया जाता है, और आप कैसे कंफ्यूज होते हैं जो जरा सा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए कि अभी हम लोग बात कर रहे थे किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर हम लोग बात करें किस चीज का, जरा सा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग बात करें किस चीज का, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म का बात करें तो देखो कि अपने पास जो अभी तक था भाई वो क्या था, एक पॉइंट चार्ज हुआ करता था। ये पॉइंट चार्ज कैसा भी हो सकता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पर कोई एक पॉइंट होता था P, जिस पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों को निकालना होता था इस पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस दूरी पर है, तो E का मैग्नीट्यूड तो हम लोग लिख लेते थे कितना, 1/4πε0 Q बाई कितना, आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर, टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज के डायरेक्शन में होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि किसी भी चीज का अगर हमको वेक्टर लिखना है, अगर किसी भी चीज का हमको वेक्टर लिखना है, तो इस चीज से तो मैंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है, यहां से मुझे डायरेक्शन का कोई रिटेन इंफॉर्मेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर मुझे इसका डायरेक्शन भी चाहिए तो याद करो वो समय कि मैं तुमको बोला था क्या, कि जब कभी भी हम लोग किसी भी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, वेक्टर हो जाता है। क्यों कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और 1 से मल्टीप्लाई कर देने पर किसी भी टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल मैग्नीट्यूड पर। लेकिन चूंकि वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके पास डायरेक्शन भी है, तो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल में क्या समझाता था कि कोई आदमी 3 मीटर चला, तो 3 मीटर चला तो किस डायरेक्शन में चला, नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोल देता था क्या, किसी में एक यूनिट वेक्टर आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब आपको बोलते थे कि बताओ 3 आई कैप चला तो 3 मीटर चला, और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में चला। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां पर भी अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस यूनिट वेक्टर से, उस यूनिट वेक्टर से जो उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे फोर्स निकालना है इधर के तरफ और यूनिट वेक्टर इधर के तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हो जो उसी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए कि हम लोग यहां पर वो वेक्टर ढूंढते हैं जिस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से मुझे क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये देखो तो ये आर है, अगर इसी को मैं एक वेक्टर बना दूं और इसको लिख दूं मैं क्या, कि ये जो है अब आपका क्या, वेक्टर आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसके अलॉन्ग अगर आप किसी यूनिट वेक्टर का बात करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर कैप। अब बताओ कि आर कैप का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है कि नहीं सेम है, सेम है। तो अगर मैं क्या करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो ई है, इसमें मैं आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा बताओ ये भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपने पास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 1/4πε0 Q बाई कितना, आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ इस आर कैप को मैं वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ये तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन ही है क्या, कि यूनिट वेक्टर लिखना है तो किसी भी वेक्टर में
उसके मैग्नीट्यूड से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का हम लोग बात करते थे, तो मैग्नीट्यूड क्या होता था, उस पार्टिकुलर वेक्टर का लेंथ कितना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मैं बोला था कि वेक्टर का क्या होता है, लेंथ। अब देखो कि अगर लेंथ का बात करें तो इस वेक्टर का लेंथ कितना है, आर के बराबर में। इसका मतलब कि इस पूरी कहानी को हम 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर और अपॉन आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इस वेक्टर का लेंथ है, जिस वेक्टर का लेंथ कितना था, आर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर को मल्टीप्लाई करिएगा कितना, और इंटू कितना, वेक्टर आर, और यही क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और इसी में अगर ध्यान देना कि मैं कभी तुम्हें पढ़ाया था कि यदि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, याद होगा अगर आपको, तो अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो, तो अगर हम इसको वेक्टर ए बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर ए। इतनी बातें याद है कि नहीं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है, मैंने वेक्टर भी अवे फ्रॉम द चार्ज लिया है। अगर यही चार्ज अगर तुम्हारा पॉजिटिव नहीं हो करके, अगर तुम्हारा पॉजिटिव नहीं हो करके यही चार्ज हो जाता माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहता 1/4πε0 क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। लेकिन अब की बार जो यहां से हम आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते पी, और इस पॉइंट पी पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का बात करते, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता ये टुवर्ड्स द चार्ज होता, और इस डायरेक्शन में हमको वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता होता। तो अभी जो मैंने वेक्टर आर को इस डायरेक्शन में लिया है, उसी वेक्टर आर को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। पलटना पड़ेगा, कैसे पलटेंगे भाई, तो पलटेंगे कैसे, तो देखो कि ये पी से इस डायरेक्शन में ले लेंगे अब की बार क्या, वेक्टर आर को, और ध्यान से देखना कि क्या चार्ज से पी तक का डिस्टेंस बदला है, मतलब मैग्नीट्यूड बदला। इसका मतलब इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर मैंने इसको वेक्टर आर लिखा है तो इसको कितना लिखूंगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब इसको मैंने माइनस वेक्टर आर लिखा है तो यहां पर भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सारी कहानी सेम रहेगी, सारी कहानी सेम रहेगी। बस यहां जो मैंने प्लस आर लिखा है, इस प्लस आर को मुझे क्या कर देना होगा, इस प्लस आर को मुझे क्या कर देना होगा, माइनस वेक्टर आर कर देना होगा। अब सर ये थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है कि प्लस आर याद रखें कि माइनस आर याद रखें, कब कैसे क्या करें। तो इस पूरे कहानी को रिप्लेस करने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ ये देखो कि जब पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस आर लिखते थे, जब नेगेटिव चार्ज हुआ तो कितना लिख रहे हैं, माइनस आर। इस माइनस को यहां से खत्म करो, अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो प्लस क्यू लिखेंगे, चार्ज नेगेटिव रहेगा तो माइनस क्यू लिखेंगे, काम खत्म। तो अगर इस दोनों को हमको याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चीज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए बात कर रहे हैं तो ये चीज आ रहा है, तो इस पूरे समस्या को खत्म करने के लिए हम एक लाइन में लिखेंगे कि वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू कितना, वेक्टर आर। और इसी में हम एक लाइन इंपॉर्टेंट ये याद कर लेंगे क्या, कि इसमें जो हमको चार्ज को रखना है, इसमें जो हमको चार्ज को रखना है, Q इज प्लेस्ड विथ साइन। कैसे रखना है चार्ज को, साइन के साथ रखना है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो प्लस में रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो बात खत्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि यहां से तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनाता है। तुमको कह देगा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तुमको क्या कह देगा कि क्वेश्चन में तुमको क्या कह देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से सही नहीं है कौन सा, इज नॉट करेक्ट। और नॉट वाले क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन बी में दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आपके पास ऑप्शन सी दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0
Q अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, और ऑप्शन डी में दे देगा नन ऑफ दिस। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है, बताइए कि कौन सा गलत है। सारा देखने में एक ही जैसा लग रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहां से सिलेक्शन में। ध्यान देना, पहचानने वाली बात क्या है। अगर हम आर कैप लिख रहे हैं साथ में, तो हम यहां आर स्क्वायर ही लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां देखो तुम ध्यान से कि इस चीज को अगर हमको लिखना है तो ई को लिखेंगे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कितना, ये तो सही है। और अगर हम यहां वेक्टर लिख रहे हैं तो क्यू बाय कितना लिख रहे हैं, ये भी सही है। और अगर हम वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों का तीनों क्या है, तो कह रहा है कि नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट वाले में कौन सा मारेंगे? बात समझ में आया कि नहीं, पहचान में आया कि नहीं? अगर यहां पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना, अगर यहां पर यूनिट वेक्टर लगा हुआ है तो आर स्क्वायर, और अगर यहां पर वेक्टर लगा हुआ है तो क्या। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फोर्स में भी आपके साथ ऐसे ही गेम किया जाता है कि यूनिट वेक्टर लगा देगा तो आर स्क्वायर देगा, और वेक्टर लगा देगा तो आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे चीजों को क्या करना है, आपको पहचानना है और ऑब्जेक्टिव में भरना है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई और बिहार बोर्ड में ऐसे करके ऑप्शन पूछे गए हैं। इनफैक्ट कई बार नीट में भी ऐसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं, जेई में ऐसा ऑप्शन नहीं पूछता है। हालांकि अब जेई का भी क्वेश्चन इतना आसान आने लगा है यार, हम पढ़ाते पढ़ाते बना लेते हैं तो 24 को 26 को में से सही कर देते हैं, मजाक मजाक में। चलो हाँ सर, आपसे तो 26 बनना चाहिए, क्यों, मुझे तो ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब देखो कि हम लोग अभी तक पढ़े क्या कि अगर एक पॉइंट चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, अगर एक से ज्यादा रहे। क्यों कि मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ऐसा रीजन है जिसमें एक सिंगल चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज, तो सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम सोचो जरा सा कि अगर पिटा रहे हैं, उधर मम्मी चप्पल लेके खड़ा है, उधर बाबूजी डंडा लेके खड़े हैं, अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम पे काम कर रहा है, तो हम पे फोर्स कितना लगेगा। तो अगर मान लो कि खाली मम्मी है तो मम्मी को जाके प्यार से मना लेते हैं, पिताजी है तो भाग उग जाएंगे तो बच जाएंगे, पिताजी पॉजिटिव चार्ज मम्मी नेगेटिव चार्ज, तो मम्मी के टुवर्ड्स द और पिताजी से अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर दोनों एक ही साथ फॉर्म में आ जाए, तो दोनों एक ही साथ फॉर्म में आ जाए तो तुम पर दोनों का प्रभाव रहेगा। अब तुम सोच में पड़ जाओ कि तुम पर नेट किधर रहेगा, तो तुम देखोगे कि किधर जाएंगे तो बचने का चांस है ना, न इधर जाने का न इधर जाने का। तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज काम कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पार्टिकल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, इस चीज के लिए हम लोग बात करते हैं फिर से उसी थ्योरम का, जिस थ्योरम का यूज हम लोग फोर्स में करते थे, जिसका नाम था क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, तो ये वही कहता है जो आपका फोर्स के केस में कहता था। क्या कहता था कि यदि आपके पास दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल हैं, यदि आपके पास दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल हैं, यदि आपके पास दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल हैं, तो जो आपका नेट फोर्स होगा, तो जो आपका नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा क्या, तो जो आपका नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स क्या होता था, सारे के वेक्टर सम के बराबर में होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना वेक्टर है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर में, सारे के वेक्टर सम के बराबर। अब देखो क्या दिया, क्या कि यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर एक पॉइंट P है, और ये चार्ज जो है ये मान लो प्लस Q1 है, ये मान लो कि माइनस Q2 है, ये मान लो कि प्लस Q3 है, ये मान लो माइनस Q4 है, और इस तरीके से और भी ढेर सारा चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक चार्ज से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। मान लो कि पहले वाले से जो डिस्टेंस है इसका नाम है क्या, R1। मान लो कि दूसरे वाले से जो डिस्टेंस है, तीसरे वाले से जो डिस्टेंस है, चौथे वाले से जो डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस अलग अलग हैं, R2, R3, R4 और इस तरीके से। तो ये बताओ कि अगर पहले वाले के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, अगर पहले वाले के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज,
अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, इस फील्ड का नाम E1। कोई दिक्कत है क्या? दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, इसका नाम कितना रख लेते हैं। तीसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण अवे फ्रॉम द की टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका नाम क्या रख लेते हैं E3। और चौथे वाले के कारण टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज। मतलब कि हम सीधे सीधे देख लेंगे कि जो अपना चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो। अब देखो कि अगर हमको E1, E2, E3, E4 का वैल्यू लिखना है तो E1 अगर इंडिविजुअल लिखना है तो हम सीधे लिखेंगे कितना, 1/4πε0, चार्ज है Q1 और डिस्टेंस है R1 तो R1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमको E2 का वैल्यू लिखना है तो हम सीधे लिख देंगे कितना, 1/4πε0, चार्ज है Q2, डिस्टेंस है कितना R2 इसका स्क्वायर। अगर हमको E3 लिखना है तो हम सीधे लिख देंगे कितना, 1/4πε0 Q3 बाई कितना R3 का स्क्वायर। अगर हमको E4 लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 1/4πε0 Q4 बाई कितना R4 का स्क्वायर। लेकिन पूछे कि बताइए कि इस चीज पर अगर चार जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक आदमी को एक, मान लो कि एक पंखा में रस्सी बांधे, चार रस्सी बांधे, और चारों रस्सी को हम अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे तो जब पंखा टूट के गिरेगा तो क्या सारे डायरेक्शन में जाएगा कि किसी एक डायरेक्शन में जाएगा? तो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर नेट फोर्स काम कर रहा हो। तो इस पॉइंट पर चार अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, तो फिर से हम नेट फील्ड ढूंढेंगे। और नेट फील्ड ढूंढने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि सुपरपोजिशन क्या थ्योरम क्या कहता है कि ई नेट जो है, ई नेट कैन बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम जब हम लोग ले लेंगे तो हमको ई नेट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो आपका ई नेट होगा वो किसके बराबर में, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और जो भी रहेगा डॉट डॉट डॉट, कैसा सम, नॉर्मल सम नहीं, कैसा सम, वेक्टर सम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे ही सुपरपोजिशन थ्योरम आया था तो कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में क्या क्या था, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर हम लोग रखते थे चार्ज को, स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखते थे, रेक्टेंगल के वर्टेक्स पर रखते थे, दो चार्ज के बीच में कहां पर रखें, इस टाइप का हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि कैसे रिपीट होगा। जो तो तुमको याद क्या रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर में, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर के बराबर में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो। इतना बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर इतना बात याद रहेगा तो आप देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास में दो चार्ज है, एक चार्ज है मान लीजिए कितने का, +1 माइक्रोकूलम का, और जो दूसरा चार्ज है ये है कितने का, +2 माइक्रोकूलम का। और इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आप मान के चलिए कितना है, 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, at the midpoint of line joining these charges, कि इस दोनों चार्ज को जो लाइन है ज्वाइन करने वाला, इसके मिड पॉइंट पर जो है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जरा सा कि मिड पॉइंट का बात कर रहा है, तो जब मिड पॉइंट का बात किया जा रहा है मेरे भाई, तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का
अगर हम लोग मिड पॉइंट का बात करें तो टोटल डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और यहां से यहां तक का ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो एक बात बताओ कि +1 माइक्रो कूलम के कारण, इस +1 माइक्रो कूलम को हम थोड़ा देर के लिए Q1 मान लेते हैं, और इसको कितना मान लेते हैं? कोई दिक्कत है क्या? और हम इस डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, R, इसको भी कितना मान लेते हैं? ये बात बताओ कि अगर Q1 का वैल्यू का बात करूं तो 1 माइक्रो कूलम है प्लस में, इसका मतलब ये +1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अगर हम लोग Q2 का बात करें तो Q2 कितना है, 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम का मतलब कितना, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अगर बात करें हम लोग R डिस्टेंस का तो ये है कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1/100 मीटर का मतलब 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 1×10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या इतना में? अब देखो कि अगर हम लोग बात करें कि लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, कि Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है क्या, E1। तो ये देखो Q1 पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और ये है कितना, E1 के बराबर। अगर हमको E1 का वैल्यू लिखना है तो E1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K 1/4πε0। Q के जगह पर है कितना, Q1, और नीचे डिस्टेंस है कितना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों डिस्टेंस 1-1 सेंटीमीटर है, दोनों मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग मान ले क्या कि लेट E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि E2 जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण। तो अगर Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो E2 इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, K चार्ज Q2 और बाय डिस्टेंस कितना। लेकिन Q2 पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज? अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब इधर के तरफ। ये वैल्यू हो गया कितना आपका, E2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान से देखना कि E1 और E2 में अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए वैल्यू रख दें तो K का वैल्यू रखोगे कितना, K ही रहने दो। Q1 का वैल्यू है कितना, 1 इंटू 10⁻⁻6/R का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻2 का। और अगर यहां पर वैल्यू करो तो K के जगह K ही रहने दो। Q2 के जगह पर कितना रखोगे, 2 इंटू 10⁻, और R के जगह पर कितना, 10⁻⁻2 का। मुझे ये बताओ कि E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है? देखो K दोनों में सेम, 10⁻⁻2 का स्क्वायर भी दोनों में सेम। इसका मतलब जिसका ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो बड़ा कौन सा है, और E1। अब देखिए आप, अच्छी बात यह है यहां पर कि E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग सीधे पढ़े हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो डायरेक्ट क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। और अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो दोनों को क्या करना है, लेकिन जब घटाना है अपोजिट डायरेक्शन वाले को तो नेट डायरेक्शन किधर होगा, बड़े वाले की तरफ कि छोटे वाले की तरफ? बड़े वाले की तरफ। देखो इधर एक फोर्स हम लगाए 5 न्यूटन का इधर, और एक फोर्स हम लगाए 10 न्यूटन का इधर, तो नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ 5 न्यूटन, बड़े वाले की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम यहां से नेट फोर्स निकालना चाहे तो हम लोग ये बात देख रहे हैं क्या, जो E2 है ये बड़ा है किससे, E1 से। तो अगर हमको E नेट लिखना होगा तो बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस करेंगे, और ये रहेगा किस डायरेक्शन में, तो इन डायरेक्शन ऑफ बड़ा वाला जो है उसके डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि E2 का वैल्यू कितना है, तो E2 का वैल्यू है आपका कितना। अच्छा, इसमें से देखो इसको माइनस करेंगे तो हम एक ही बार में वैल्यू रख देते हैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। K के जगह पर 9 इंटू 10⁻9 रखे क्या, 9 इंटू 10 कितना, कॉमन हो जाएगा दोनों में से, 10⁻6 कॉमन होगा कि नहीं, 10⁻6 भी कॉमन कर लिए। अच्छा नीचे देखो 10⁻2 का स्क्वायर है,
-4, -2 का स्क्वायर कितना, तो 10 का पावर -4 भी दोनों में से कॉमन हो जाएगा। अच्छी बात है देखो कि E2 वाले में बचा 2 और E1 वाले में कितना बचा, कोई दिक्कत है क्या, दो में से एक गया तो एक, यानी कि फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब इस आंसर को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो नंबर में तो एक बस 9 ही है, तो नंबर में एक 9 ही है, तो चलो 9 रहने दो, 9 में से 6 जाएगा तो पावर 3 बचेगा और ऊपर से 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻7, और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसी में आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता था क्या, कि इस पर ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो अब देखना कि दोनों सेम चार्ज है, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा है कि E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फोर्स जहां पर 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर फोर्स 0 वाली कहानी हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, कि अगर सेम चार्ज रहता है तो बीच में कहीं पर 0 होता है, अगर अपोजिट चार्ज रहता है तो बाहर 0 होता है, बाहर भी किधर, छोटे वाले के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बस देख लेंगे जहां पर फोर्स 0 होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगला सवाल देखते हैं, इस पर अभी क्वेश्चन करवाएंगे, एक हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड है कितना, ए और ए, और यहां पर चार्ज रखा हुआ है आपके पास +Q, और यहां पर भी चार्ज रखा हुआ है आपके पास +Q। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स का नाम आपके पास A, B और C रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपसे कह रहा है क्या कि इफ Q इक्वल टू जो है तो +5 माइक्रोकूलम है, और A इक्वल टू जो है ये 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, कि पॉइंट C पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जरा सा ध्यान से देख लो कि अगर इसके सॉल्यूशन का हम लोग बात करें, तो अगर सॉल्यूशन का बात करें तो चार्ज जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितने का, 5 माइक्रोकूलम का, इसको 5 × 10 का पावर -6 कूलम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जो डिस्टेंस A इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर को 10/100 मीटर लिखेंगे कि नहीं। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा तो 1/10 बचा, इसको 10 का पावर -1 मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है। अब देखो कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे पहले पॉइंट C पर कौन कौन सा चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस चीज को जरा सा देखना पड़ेगा। तो आप देखिए कि C के अगल बगल में 2 चार्ज है, और दोनों चार्ज इस पॉइंट पर अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर A चार्ज के कारण हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अगर हम A के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें और इसको हम लिखें क्या, EA, तो EA इक्वल टू कितना लिखेंगे, K, चार्ज है कितना, Q, बाई डिस्टेंस है कितना, A²। डायरेक्शन किधर के तरफ होगा भाई, तो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द, और इसी का नाम हम लोग क्या रख लेंगे, इसी का नाम हम लोग रख लेंगे क्या, इसी का नाम हम लोग रख लेंगे क्या, इसी का नाम हम लोग रख लेंगे क्या, EA या E1, तुमको जो मानने का मन करे तुम मान सकते हो। इसी का नाम हम लोग क्या रख लेंगे, EA, चार्ज A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत है क्या। अगर हम चार्ज B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, EB के कारण, EB का, तो देखो तो कितना लिखेंगे, K, चार्ज है कितना, बाई डिस्टेंस है कितना, डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इसका नाम क्या रखेंगे, EB। कितना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जरा सा देखिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितने का होता है, तो ये डिग्री भी कितने का होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि मुझे कल कोई एक बच्चा पूछ रहा था कि इसमें छोटा एंगल लेंगे कि बड़ा एंगल लेंगे। देखो बेटा, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल का हम लोग बात करते हैं, अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल, इस दोनों में छोटा ये है तो हमको ये लेके चलना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर एक 60 डिग्री बनेगा, तो एक दूसरा एंगल का जो हम लोग बात करेंगे ये दो वेक्टर के बीच का, वो ये वाला एंगल होगा
जो कि 300 डिग्री का होगा। तो इस बड़े वाले को हमको छोड़ देना है और छोटे वाले को लेके चलना है। 60 डिग्री हुआ। अब जरा सा ध्यान से देखना कि अब हमको EA और EB दोनों का दोनों बराबर बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये भी KQ/A², ये भी कितना KQ/A²। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे क्या कि जो EA है बराबर है किसके, EB के, और इसको हम एक नाम रख देंगे थोड़ा देर के लिए, क्या, दोनों बराबर है इसीलिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस दोनों का रिजल्टेंट लिखना है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दोनों साइड को किसी भी पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए मन में एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना दीजिए। बना दिए, और उस पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल होगा वही डायगोनल जो है सो इस दोनों पॉइंट का रिजल्टेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, EC निकालना है, मतलब इस पॉइंट का रिजल्टेंट ही निकालना है। अब देखिएगा कि अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद हो तो आपको याद होगा R इक्वल टू कितना लिखते हैं, √A² प्लस B² प्लस 2AB कितना, cos थीटा। तो भाई R के जगह पर क्या है, EC इक्वल टू A के जगह पर क्या है, EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB इंटू कॉस कितना 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, EA के जगह पर भी क्या रहेगा, EB के जगह पर भी क्या रहेगा, 2EA इंटू EB को कितना लिखेंगे, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 2 से 2 कितना बचा, √E² प्लस E² प्लस कितना हो गया, ये √3E², जिसमें से 3 रूट के अंदर ही रहेगा, और E² में से E क्या हो जाएगा, E किसको माने हैं, EA और EB को। तो E अगर माने हैं EA और EB को तो √3 के जगह पर √3 और इसके जगह पर KQ/A² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए Q का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है, तो जब Q और A का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा √3, K का वैल्यू कितना 9 × 10⁻, Q का वैल्यू कितना 5 × 10 का पावर, और A का वैल्यू कितना 10 का पावर -1 का। कोई दिक्कत है क्या, अब इसको सॉल्व कर लो सीधे। देखो इसको अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9√3 है ना, 10 और 5 भी है, 45√3, 9 5 45 और √3, ठीक ना। 10 का पावर 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, और ये -2 जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से सवाल बनाना है, जैसे हम लोग फोर्स में सवाल करते थे वैसे ही आपको फील्ड में भी क्वेश्चन करना है। अगला एक सवाल देखिए, अगला एक सवाल देखिए कि अगला सवाल क्या कह रहा है कि अपने पास 2 चार्ज है, अपने पास 2 चार्ज है, जिसमें एक चार्ज जो है आपका ये है +Q और एक चार्ज जो है आपका ये है +9Q। बात समझ में आ रहा है, या इसको क्या करो, इसको कर दो +4Q और इसको क्या कर दो +16Q। और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग, find the point of line joining these charges such that E net equal to 0। कि इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर एक ऐसा पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। अब इसका पोजीशन हमको पता नहीं है, तो इसका पोजीशन पता करने के लिए पहले ये बताओ, देखो फोर्स में तुमको याद होगा कि फोर्स में मैंने तुमको बताया था कि यदि दोनों सेम नेचर का चार्ज रहे तो बीच में ही कहीं पर 0 होता है, और अगर दोनों अपोजिट नेचर का रहे तो बाहर होता है, और बाहर भी किधर, छोटे वाले की तरफ। इसी कॉन्सेप्ट का इसमें भी यूज करना।
ये बताइए कि ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है कि अपोजिट नेचर का है? सेम नेचर का है तो बीच में पॉइंट होगा कि नहीं होगा? अब बीच में पॉइंट कहां पर होगा ये हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं क्या कि बीच में पॉइंट P कहीं पर इधर है, जो यहां से कितने डिस्टेंस पर है? तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 12 था, तो ये x, तो ये कितना 12 माइनस। अब मान लो कि +4q के कारण, +4q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, +4q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या? इसका नाम रख लेते हैं क्या? E1। पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आया कि नहीं? +16q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना होगा? E2। ये भी किधर? अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको क्या कह रहा है कि हमारा होना चाहिए क्या सवाल में? ई नेट इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये कब पॉसिबल है? जब E1 और E2 दोनों क्या हो जाए? बराबर बराबर हो जाए। दोनों बराबर बराबर हो जाए तो ई नेट कितना हो जाएगा? अरे मैं भी इधर 5 न्यूटन से खींचूं, कोई और उधर 5 न्यूटन से खींचे, तो नेट कितना हो जाएगा? तो ये E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमको कह रहा है क्या कि ई नेट हो जाए 0। इसका मतलब E1 इक्वल टू कितना हो जाए? अब जरा सा देखो, E1 4q के कारण है, तो अगर E1 4q के कारण है तो हम लोग अगर E1 लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे? k, चार्ज के जगह पर 4q और डिस्टेंस कितना? बात समझ में आया कि नहीं? इक्वल टू अगर E2 लिखना चाहें तो k, चार्ज के जगह पर कितना? 16q और डिस्टेंस कितना? 12 माइनस x का। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? q से q कैंसिल होगा, 4 से 4 बार में 16 भी कटेगा, k से k जाएगा, इधर बच जाएगा कितना? 1 अपॉन, और इधर कितना बच जाएगा? 4 अपॉन 12 माइनस एक्स का। 12 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड से ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे कितना? इक्वल टू कितना? इसको देखो, 12 माइनस एक्स बाई एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वल टू कितना? स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट डलेगा, तो 12 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना? अब एक बार +2 लेके सॉल्व करो एक बार, तो जब 12 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 लोगे तो 12 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? x को इधर भेजोगे तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? और अगर -4 लेके सॉल्व करोगे तो 12 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना? -2। तो 12 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 12 इक्वल टू -2x और प्लस x कितना? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? नेगेटिव डिस्टेंस को हम पहले ही बोले हैं क्या? छांट के चलिए, तो x इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पर? यानी कि छोटे वाले चार्ज से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इनेट 0 होगा, और बड़े वाले चार्ज से 8 सेंटीमीटर पर इनेट 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बात समझ में आ रहा है तो आप लोग एक सवाल बना करके दिखाइए। अगर बात समझ में आ रहा है तो आप लोग एक सवाल बना करके दिखाइए, आपके सेवा में। अच्छा, इसमें भी हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं, वही वाला शॉर्टकट जो फोर्स में लगाते थे, ठीक ना? वही वाला शॉर्टकट जो, लेकिन शॉर्टकट लगा के नहीं बनाना है आपको। आपको बनाना है अभी एनालिटिकल मेथड से। आपके पास 2 चार्ज दिए हुए हैं, 2 चार्ज में दिया हुआ है क्या क्या? तो एक चार्ज दिया हुआ है तुम्हारे पास +1 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज दिया हुआ है तुम्हारे पास प्लस नहीं है -9 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम का। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे दिया है तुमको, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है तुमको कितना? 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है क्या? क्वेश्चन वही है क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज सच दैट ई नेट इक्वल टू कितना हो जाए? 0। देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे कि कैसे निकाला जाए, वेक्टर फॉर्म में कैसे किया जाएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अगले क्लास से जो हम लोग बात करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात हो रही है ये हवा में बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हवा में हो रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि फिजिक्स नेचर है, दिखना चाहिए था, है कि नहीं? सारी चीजें हमको अभी तक फील हुई है, सारी चीजें दिखी है, तो यहां भी आपको चीजें फील करने के लिए
जहां जहां फिजिक्स किसी चीज को प्रैक्टिकली दिखाने में असमर्थ होता है, वहां पर वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेके आता है स्टडी का। और उसी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टर्म आता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको बनाइए जरा सा, देखिए सेम चार्ज है कि अपोजिट चार्ज है? अपोजिट चार्ज है, तो बीच में होगा पॉइंट कि बाहर होगा पॉइंट? बाहर होगा। बाहर किधर? 9 के तरफ कि 1 के तरफ? 1 के तरफ। तो 1 के तरफ होगा तो यहां पर कहीं पॉइंट P मान लीजिए। कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 प्लस एक्स। यहां से यहां तक 16 और यहां से यहां तक 16 प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। E1 E2 को बराबर करो, बन जाएगा। मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक ना? बनाइए और फिर हम लोग मिलेंगे